लो। सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नोट्स पर। जी हाँ दोस्तों, हम वर्ग 3 की तैयारी के लिए आपके साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं और हमने वादा किया था कि जीन प्याजे से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो परफेक्ट होगा। यानी कि जीन प्याजे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमने कुछ ऐसा ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने परफेक्ट जानकारी जीन प्याजे के बारे में जोड़ तोड़ कर इकट्ठा किया हुआ है और पुराने प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनसे भी जीन प्याजे के बहुत सारे प्रश्न देखे और हमें जो जो उचित लगा मैंने सब कुछ इस वीडियो में समाहित कर दिया है। तो सबसे पहले जीन प्याजे को बिल्कुल दिमाग खोलकर सुनिएगा और दिमाग खोलकर पढ़िएगा जीन प्याजे के बारे में, क्योंकि एक भी पॉइंट जीन प्याजे से गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात यह कि जीन प्याजे से लगभग हम अभी जितने एग्जाम चल रहे हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम हुआ तो सीटेट के एग्जाम में जीन प्याजे से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन ही रहे हैं। मैंने वर्ग 2 का पेपर दिया, आपने भी दिया होगा, और वर्ग 1 के पेपर। तो वर्ग 2 के पेपर में जो बाल विकास आई थी वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन जीन प्याजे से पूछे ही गए थे। सेम सीटेट की कहानी है। सीटेट में अभी जो डेली पेपर चल रहा है, प्रतिदिन जो पेपर चल रहा है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। तो मतलब इतना समझ में आ गया होगा कि जीन प्याजे आपकी परीक्षा की दृष्टि से वर्ग 3 में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, पुलिस के एडमिट कार्ड आ गए हैं तो हमारा वर्ग 3 का पेपर भी यथावत समय पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन, शानदार सेशन। तो सबसे पहले जीन प्याजे के बारे में बात करते हैं। जीन प्याजे जो महोदय हैं उनका जन्म 1896 यानी हाँ जी हाँ 1896 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि 13वीं जो हो गई वो 1980 में हो गई। चलिए बात करते हैं कि निवासी कहाँ के हैं। तो इतना से याद रखना, आप स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। सभी को पता होगा कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, यहां पे बेसिक पॉइंटों को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा में, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है कि इन्होंने किस स्कूल की स्थापना की थी। तो ये लेबोरेटरी स्कूल है जिसकी स्थापना जीन प्याजे ने की थी। इन्होंने जो किया था, ये स्वयं के इनके बच्चे थे, उनके स्वयं के बच्चे पर निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के जरिए इन्होंने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो शोध का विषय बनाया, उनके 3 बच्चे थे, पुत्र का नाम था लॉरेंट और 2 पुत्रियां थी, ल्यूसिन और जैकलीन। इन पर इन्होंने पूरी तरीके से निरीक्षण किया, अपने इनकी पूरी जिंदगी पर निरीक्षण किया और पता लगाया कि इनके दिमाग यानी संज्ञान का विकास कैसे कैसे होता है। तो याद रखना, इन्होंने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण किया था। 1923 में इनकी एक पुस्तक आई थी जो बहुत ही फेमस हुई है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो इस किताब को याद रखना है आपको कि द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड इनकी किताब है। पहली कृति भी यही है, पहली कृति भी इनकी यही वाली है। ठीक है, 1976 तक यानी कि यहां से 23 से लेकर 76 तक इन्होंने जो काम किया बहुत ही सराहनीय था। मनोविज्ञान की दृष्टि से पहले वे जीव विज्ञान के भी एक अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं। बाद में इन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर भी बहुत सारा शोध कार्य किए हैं। तो 1976 की आयु तक आते आते इन्होंने 53 वर्ष की आयु तक 32 पुस्तकें लिख डाली, जिनमें से प्रमुख कौन कौन सी हैं? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, दूसरी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, और प्ले ड्रीम एंड इमेजिन इन चाइल्डहुड, ये भी इनकी इंपोर्टेंट किताब है। और लास्ट वाली किताब बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। तो ये 4 की 4 किताबें एक ऊपर मैंने दी गई, 5 किताबें टोटल हो गई। इन 5 किताबों को आप याद रखिएगा कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी हैं। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट एक और नीचे मैंने दिया हुआ है, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना, इन्हें जनक किसका कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान का। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब डिटेल से चर्चा करते हैं इनके सिद्धांत पे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आपने बार बार पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसमें ऐसा है क्या? तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं। आपके या हर किसी के मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जी हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, त्वचा, आंख, कान, त्वचा, नाक और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं हर किसी के इंसान के, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। इनसे अगर हमें प्राप्त ज्ञान होता है तो इसको कहते हैं हम संवेदना। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस पूरी स्टोरी को, आपको पूरा सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आंख से हम देख के ज्ञान हासिल करते हैं, कानों से सुनकर ज्ञान हासिल करते हैं, त्वचा से क्या करते हैं? त्वचा से स्पर्श करके ज्ञान करते हैं, और नाक से सूंघकर और जीभ से चख कर ज्ञान को हासिल करते हैं। इन 5 को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनसे मिलता है हमें प्रथम ज्ञान, जिसको हम संवेदना कहते हैं। संवेदना के बाद क्या होता है? जैसे स्टेप आगे बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है, तो हम जो संवेदना हमें मिलती है उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के बाद अगला स्टेज आता है हमारा संज्ञान का। ध्यान से मेरी पूरी कहानी सुनिएगा।
संज्ञान। प्रत्यक्षीकरण में हम क्या देखते हैं, इसके नाम, पहचान और पता, ये पता लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चा अभी छोटा है और हर इंसान के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तो होती ही होती हैं। जैसे मान के चलिए एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, कहानी बता रहा हूं, आप याद रखना। बच्चा अभी 2 साल का था। वो फिर वो कमरे में लेटा हुआ था, उसकी त्वचा पर एक सांप रेंग रहा था उसकी पीठ पर। इस बच्चे को एहसास हुआ कि मेरी त्वचा पर एक सांप है, तो सांप से उसे संवेदना प्राप्त हुई। लेकिन बच्चा तो छोटा है, तो वो क्या करेगा, वो तो जानता ही नहीं है ना, अभी तो यहाँ इस आयु तक, प्रत्यक्षीकरण की आयु तक पहुंचा ही नहीं है। जब बच्चा छोटा था तो त्वचा से केवल उसे संवेदना मिलेगी, हो सकता है उसके साथ खेलना शुरू कर दे, घबराएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, हो सकता है वो काट ले तो डर जाए, रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि मेरे ऊपर क्या है, मुझे इससे कैसे बचना है। लेकिन जैसे ही बच्चा और आगे बढ़ता है, जैसे मैंने कहा, और आयु हुई 7 से 8 वर्ष की आयु या 8 से 10 वर्ष की आयु हुई, अब वो चीजों को प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, यानी नाम जानता है उसका, पहचान जानता है उसका, पता, भाई ये सांप है, सांप खतरनाक होता है, इसकी पहचान है कि खतरनाक होता है, पता ये हमारे पेड़ के पास में रहता है, मम्मी ने भी मना किया है, यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेज होगी, करीब 7 से 10 साल की आयु में इतना कुछ जानने लगेगा। लेकिन अगली स्टेज आएगी संज्ञान की। अभी वो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं था, लेकिन जैसे ही जीन प्याजी ने बताया कि अमूर्त अवस्था भी होती है और मूर्त अवस्था भी होती है, अब यहाँ पर डिसीजन लेने में सक्षम है कि सांप को देख के उसको कैसे हटाना है, मम्मी को बुलाना है या खिड़की पर चढ़ना है या उसको मारना है या भगाना है, क्या करना है, इस संज्ञान की स्थापना होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस बताई है कि मैंने बच्चे से शुरू से उसके अंदर संवेदना आती है, फिर प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर संज्ञान आता है। तो सेम इसी तरीके से जीन प्याजी ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर? संज्ञानात्मक मतलब मस्तिष्क में डिसीजन का विकास कैसे होता है, डिसीजन लेने का विकास कैसे होता है। तो इन्होंने अपने बच्चों पर 3 बच्चों पर शोध किया था, उसी के अनुरूप इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब देखिए, उम्र जैसी जैसी इनके बच्चों की बढ़ती गई, उसी उम्र के अनुसार इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जी हाँ, कितनी अवस्थाएं बताई, याद रखना है। टोटल अवस्थाएं जो बताई, टोटल जो अवस्थाएं बताई वो कितनी बताई, आपको 4 अवस्थाएं बताई। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। अभी याद रखना, मैंने यहां बताया था सेंसर, ये हमारे 5 सेंसर हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। मैंने अभी इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये संवेदी पेशी, मैंने कहा था संवेदना, इनसे मिलने वाले प्रथम ज्ञान को क्या कहते हैं, संवेदना, इसलिए इसका नाम है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था या सेंसोरी मैटर स्टेज। अब यहां पर तो केवल उसको सेंसर जो 5 लगे हुए हैं शरीर में, ये 5 सेंसर लगे हुए हैं शरीर में, इन सेंसर से उसे ज्ञान हासिल हो रहा था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उम्र उसकी अभी क्या है, जीन प्याजी ने उसकी कितनी बताई, 0 से जन्म से 2 वर्ष तक, या 0 से 2 वर्ष, आप कुछ भी मान सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था है, संवेदनात्मक अवस्था की एज कितनी है, 0 से 2। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अभी आप देखिए 2 से 7 वर्ष है, अब थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन, नाम, पहचान वगैरह जानने लगेगा चीजों की। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तीनों स्टेजें चारों स्टेज देख लीजिए। तीसरी अवस्था है स्थूल, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर स्थूल, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहेंगे, और इसकी उम्र होगी 7 से 11 वर्ष। क्लियर? चौथी अवस्था जो इन्होंने बताई वो है अमूर्त औपचारिक या क्रियात्मक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसको अनौपचारिक भी बोल सकते हैं, जैसे इसको औपचारिक बोला, इसको अनौपचारिक बोल सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, ऊपर वाली को अनौपचारिक बोल सकते हैं, इसको औपचारिक बोल सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे, इसकी आयु 11 से ऊपर है। अब ध्यान रखना, यहाँ कभी कभी आपको 11 से 12 भी मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये 12 से ऊपर भी मिल सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोनों तरह के प्रश्न चल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो आपको विवेक से काम यहाँ लेना होगा। वैसे 7 से 11 ही इसको लगा के चलिएगा, यही आजकल मान्य हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी आप 4 विशिष्ट 4 अवस्थाओं के बारे में हमने इसकी चर्चा की। अब आगे चलते हैं और डिटेल से देखते हैं। ठीक है, संवेदीय पेशी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल से। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था हमने बोला था सेंसर लगे हुए हैं, और सेंसर के आधार पर ज्ञान हासिल होगा, और 0 से 2 वर्ष तक इसकी आयु है। तो इस पूरी अवस्था को जीन प्याजी ने 6 भागों में बांटा था। छोटी अवस्था है, और डिटेल से इन्होंने अपने बच्चों पर शोध किया, और डिटेल से इनके बारे में चर्चा की। इन्होंने क्या बांटा कि पहली जो बताया इन्होंने रिफ्लेक्स एक्टिविटीज बताई, यानी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था बताई 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक ये आपकी रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज होंगी। मतलब कि जो रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जलाएंगे उसके सामने, उसका रिफ्लेक्शन होगा, एकाएक से आंखें बंद करेगा, कोई जोर से चिल्लाएगा, घबराएगा, ये प्रतिवर्त क्रियाएं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये कितने तक चलेंगी, 30 दिन तक चलेंगी। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या बताएगा, इसमें चूषण का प्रतिवर्त होता है, उसको कोई भी चीज दो वो चूसने लग जाएगा। मतलब सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे प्रबल होता है। सहज क्रियाएं करता है, जैसे रोना,
चूषण करना, ये सहज क्रियाएं हैं, नॉर्मल सी क्रियाएं जो होती हैं 30 दिन तक, वो बच्चा चूषण इसका सबसे ज्यादा प्रबल रहेगा। ठीक है, चूषण की प्रतिवर्ष सबसे ज्यादा। तो याद रखना 30 दिन तक वो चूसने की चीज कोई भी हाथ में चीज दो वो चूसने लग जाएगा। क्लियर। दूसरी स्टेज 1 से 4 माह, 1 माह तक यहाँ हो गया। अब 4 माह तक यहाँ ध्यान रखना, 4 माह से चलना है, 4 माह तक चलेगी। 4 माह तक यह है वृत्तीय क्रिया, इसे सर्कुलर रिएक्शन भी बोलेंगे। 1 से 4 माह तक चलेगी। अब इसमें क्या होता है, सहज क्रियाएं, प्रतिवैध क्रियाएं समन्वित व व्यवस्थित हो जाती हैं। जो यहाँ पर सहज क्रियाएं कर रहा था, रोना हाफना, प्रतिवैध क्रियाएं जो थी उसकी, वो क्या हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। अब व्यवस्थित कैसे हो गई भैया, जो उसने सहज क्रिया रोना मैंने बताया था, रोना, अब रोना कैसा, अब उसको याद हो जाएगा कि मम्मी ने नहीं लिया और हमें भूख भी लगी है, रोना शुरू कर देगा। व्यवस्थित कर लिया उसने कि हमें भूख लगेगी तभी रोना है। अब थोड़ा सा उसने व्यवस्थित कर लिया कि भूख लगने पर ही रोना है जाती है। कुछ शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, कुछ शारीरिक क्रियाएं भी यहाँ पर प्रदर्शित करने लगता है, जैसे थोड़ा बहुत हंसना, मुस्कुराना, अपनों को पहचानना, हाथ हिलाना, पैर पटकना, ऐसी चीजें कुछ शारीरिक क्रियाएं शुरू हो जाती है। ये कब की कहानी है, 1 से 4 माह तक की कहानी है। इसी संवेदी पेशी अवस्था को इन्होंने 4 से 8 में बांटा और इसको बोला गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। ये 4 से 8 माह तक। इसमें क्या होता है, इसमें आनंददायक क्रियाओं को पुनरावृत्ति करता है। जैसे उसे यहाँ पर उसको जो हुआ था, ये सहज क्रियाएं कुछ कर रहा था, कुछ शारीरिक क्रियाएं कर रहा था, और जिन चीजों में उसे आनंद मिल रहा था उसको दोहराने लगता है यहाँ पर कि हमें इसमें आनंद मिलता है, माँ से चिपकने में आनंद मिलता है, पिता के पास जाने में आनंद बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये जो चीजें होती हैं जिसको आनंद मिलता है उसकी पुनरावृत्ति करता है, ध्यान से रखना। इसलिए इसको बोला है वृत्तीय, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। ठीक है, वस्तुओं को स्पर्श करना, उलटना पलटना, ये शुरू कर देता है 8 माह में। 8 माह के बच्चा क्या करने लगता है, चीजों को उठाने फेंकने लगता है, उलटने पलटने लगता है, स्पर्श करने लगता है और चीजों की पुनरावृत्ति करने लगता है। ठीक है, जो भी उसको आनंददायक क्रिया लगती है उसको और तेज करता है। जैसे उसको अगर ये कटोरा दे दो या कटोरा, तो कटोरा फेंका उसने, उसे आवाज आई, उसे मजा आया, बार बार कटोरे को फेंकेगा। ऐसी क्रियाएं वो करने लगेगा तीसरी स्टेज में। चौथी स्टेज इन्होंने जो बताई वो गौड़ स्कीमेटा समन्वय की अवस्था है। ये 8 से 12 माह, 8 से 12 माह चलेगा। नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करता है। उसे लक्ष्य दिखा कि मम्मी तक जाना है। अब उसने जो ज्ञान हासिल किया था कि भैया हमें रोना है तब मम्मी तक जाएंगे, या फिर उसने कहा कि हम रेंगते हुए मम्मी के पास जाएंगे या चिल्लाएंगे तो मम्मी के पास जाएंगे। तो उसने जो अभी ज्ञान हासिल कर लिया है इतने महीनों में, इस शुरुआत के महीनों में, तो वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग करेगा। मम्मी छिप जाएगी तो उसको ढूंढने का प्रयास करेगा। स्कीमा का समन्वयीकरण करेगा। स्कीमा जो शब्द दिया था यानी कि दिमाग में सूचनाओं का स्टोर, तो स्टोर करने के बाद उसको सामान्यीकरण करने लगता है। क्लियर। ये 8 से 12 था। ये अब 12 से 18 माह चलना है आपको, 12 से 18 यानी कि 1 साल तक तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट की 2 स्टेज हैं, आराम से याद रख लेना है आपको, क्योंकि ये 6-6 महीने के अंतराल पे हैं। 12 से 18 और 18 से 24 माह, यानी कि 2 साल तक का जो यहाँ पर हमने पीरियड बताया था कि 2 साल तक ही ये अवस्था चलेगी। तो यहाँ रख लेना है कि लास्ट की 2 स्टेजें आराम से याद कर सकते हैं आप, 12 से 18 और 18 से, मतलब 1 साल में ये चारों अवस्थाएं आपको समन्वित करनी है और बाकी की 1 साल में लास्ट की 2 करनी है। तो यहाँ पर आपको तृतीय वित्तीय लगाना है और मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज लगाना है। तो आराम से याद हो जाएगा, तृतीय वित्तीय और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 वर्ष। ठीक है। अब यहां पर भी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। पहली अवस्था 30 दिन तक चलेगी, 30 दिन तक यानी 1 महीने तक चलेगी। इसके बाद जो अवस्था चलेगी, देखिए 4-4 महीने का अंतराल रखना आप, 4 से 8, 8 से 12। क्लियर है ना, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 4-4 महीने का अंतराल रखेंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए प्रतिवर्त क्रियाएं 30 दिन तक चलेंगी। लास्ट पहला याद रख लेना 30 दिन प्रतिवर्त क्रिया। फिर आपको वित्तीय लगाना है, फिर गौण वित्तीय लगाना है, 2 बार याद रखना, फिर 1 बार और गौण रिपीट करना है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तीसरी अवस्था। देखिए प्रतिवर्त क्रियाएं, फिर आपको लगाना है प्रतिवर्त के बाद वित्तीय, 1 बार और वित्तीय, गौण वित्तीय, फिर गौण को भी 1 बार रिपीट करना है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, फिर 1 बार और वित्तीय, तृतीय वित्तीय लगाना है लास्ट के में, सेकंड लास्ट आपको तृतीय वित्तीय कर देना। इनमें 4-4 महीने का अंतराल दे दीजिए। इसमें 12 से 18, 6 लास्ट की 2 हैं, तो इसमें 12 से 18 और 24 लास्ट की 2। तो इसमें क्या करता है, तृतीय वित्तीय प्रतिक्रिया में क्या होता है, वस्तुओं के गुणों तथा त्रुटियों को सीखने की कोशिश करता है। बच्चों जो वस्तुएं हैं उनके गुण क्या है, उनकी त्रुटि क्या है, उनको सीखने की कोशिश करता है। मतलब वस्तुओं को उठाने, गिराने, जोड़ने, तोड़ने जैसी क्रियाएं करने लगता है। मतलब अगर उसको रिमोट दिया आपने तो रिमोट को खोलकर और उसको वापस जोड़ने का प्रयास करेगा 1.5 साल में। ठीक है, तो ये था उसका, वस्तुओं को त्रुटियों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, और लास्ट की स्टेज में क्या होगा, 2 से 4 मतलब कि सीधा सीधा आपका 12 से 18 वाले में पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता है। पूर्वानुमान लगाने लगेगा कि भैया कल हमें मामा के यहाँ जाना है, वो मामा जी आएंगे, ऐसे अनुमान लगाने लगता है। लेकिन ये योग्यता कैसी रहती है, उसकी सीमित रहती है। मामा के यहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसा करेंगे और क्या। तो ऐसी कुछ जो आपकी सीमित योग्यताएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं पूर्वानुमान लगाने की। वस्तु स्थायित्व का गुण भी
प्रतीकात्मक चिंतन के रूप में आने लगता है, थोड़ा थोड़ा उसको वस्तु स्थायित्व का गुण प्रतीकात्मक चिंतन के रूप में आने लगता है। ठीक है, तो आपको आराम से इनको एक बार और रिवाइज करना है कि कौन सी क्रिया किससे रिपीट करना है हमें, कौन सी अवस्था 30 दिन की है। देखिए आराम से याद कर लेना, प्रतिवर्त, वित्तीय, पहला याद रहेगा आपको 30 दिन का प्रतिवर्त, फिर आपको वित्तीय क्रियाएं लगाना है 1 से 4, फिर गुण वित्तीय 4 से 8, फिर आपको लगाना है, फिर 8 तक पहुंच गए, 8 में 12, 4 साल का फिर अंतर कीजिए, गुण इसकी बेटा, फिर आपको तृतीय वित्तीय करना है 12 से 18, 6 महीने का अंतराल, और लास्ट में मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज। तो इस तरीके से आप पूरा संवेदी पेशी अवस्था को, सेंसोरी मोटर स्टेज को, जो जीन पियाजे ने 6 प्रमुख भागों में बांटा था, आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखना है और एक बार और रिवाइज करके वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम यहां से जो दूसरी स्टेज थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक, इसकी कुछ विशेषताएं याद रख लेते हैं। इसमें क्या विशेषताएं, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो वो क्या क्या करने लगता है, ये आपको याद रखना है कि 2 से 7 वर्ष में बच्चे के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती हैं। क्योंकि जीन पियाजे अपने बच्चे और बच्चियों पर लगातार शोध करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, और उन पर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं कि 2 से 7 वर्ष में बालक के अंदर इतनी सारी विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे अहम केंद्रता का गुण, अहम केंद्रता मतलब हमसे अच्छा कोई नहीं है, अहम केंद्रित, स्वयं के ऊपर केंद्रित हो जाता है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, जो मैं दिखता हूं मैं ही सही हूं, ऐसे गुण आ जाते हैं। छोटे छोटे कार्य करने में मदद करने लगता है, आप बोलोगे भैया जाओ पापा को रोटी दे के आओ, कर देगा, पानी दे के आओ, कर देगा। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य आप में आपकी मदद करने लगेगा। क्रम से रखने लगेगा चीजों को, भैया अगर उसको 6-7 कलर की बॉल दे दी जाए तो लाल लाल अलग कर देगा, नीली नीली अलग कर देगा और पीली पीली अलग कर देगा, ऐसे क्रम से लगाने लगेगा। ठीक है, छोटे बड़े का अंतर भी जानने लगेगा, छोटी छोटी चीजें एक साइड कर देगा, बड़ी बड़ी चीजें एक साइड कर देगा, तो क्रम से लगाने लगेगा। हल्के और भारी रंगों की पहचान करने लगा कि ये हल्का पीला है, ये भारी पीला है, ऐसे रंगों की उसको पहचान हो जाएगी। ठीक है, अतार्किक चिंतन, चिंतन तो करेगा याद रखना, लेकिन अतार्किक होगा, उसमें लॉजिक बिल्कुल नहीं होगा उसके चिंतन में, ये आपको याद रखना है कि लॉजिकल चिंतन बिल्कुल नहीं होगा। तो अतार्किक चिंतन जब भी पूछा जाए तो आपको लगाना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष। जीववाद यानी कि सजीव चिंतन करता है, इस जीववाद के बारे में मैं अभी आगे चल के भी आपको डिस्कस करूंगा। जीववाद होता क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, सीटेट और एमपी में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीववाद क्या है। तो इसके बारे में बता दूं कि जीववाद का मतलब होता है कि हर चीज को वो जिंदा चीज समझता है। जैसे सूरज को देखना हो, सूर्य भगवान को, तो उसे लगता है कि सूर्य भगवान जिंदा है और ये चल रहे हैं। चंद्रमा को देखेगा, उसे चंद्रमा को लगेगा कि भाई जिंदा है, तो उसमें जीववाद की होती है, उसे लगता है हर चीज में जीव है, तो इसको बोलते हैं जीववाद। ठीक है, अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता का मतलब होता है आपलट वाली। आपलट वाली के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा आगे करेंगे अभी, लेकिन यहां मैं बेसिक बता देता हूं। आपलट वाली का मतलब ये होता है, मैंने उससे पूछा कि 2 गुणे 10 किया था, 2 गुणे 10 किया तो हमने कहा 20 आया, तो मैंने कहा कि 10 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो ये पलट के आंसर देने के अंदर उसकी एक वो शक्ति नहीं होती है, इतना विकास नहीं होता है कि वो पलट के जवाब दे, तो मतलब पलट वाली नहीं होता है, आप पलट वाली होता है, जिसको बोलते हैं अनुत्क्रमणशीलता। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि जैसे अगर मैं कहूंगा कि आपके घर से बच्चे से पूछा, इस साल की उम्र के बच्चे से, कि आपके घर से मामा का घर 12 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर है, आपके घर से मामा का घर 12 किलोमीटर है, तो मामा के घर से आपका घर कितने दूर होगा, तो ये आंसर नहीं दे पाएगा। इसी को बोलते हैं अनुत्क्रमणशीलता, जो मैंने यहां पर लिखा है, या आप पलट वाली। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि इस अवस्था में स्मृति और कल्पना विकसित हो जाती है, मतलब स्मृति मेमोरी भी उसकी विकसित हो जाएगी और कल्पना भी विकसित हो जाएगी, वो कल्पनाएं भी करने लगेगा कि हमें भैया 7 साल की आयु चल रही है, लगभग 6-7 के हो गए हैं हम, और कल्पनाएं करने लगता है कि भैया हम शादी भी करेंगे और बगल वाले की शादी हो रही है, मेरी भी शादी होगी, मेरी भी पत्नी आएगी, मुझसे भी बोलेगी भैया त्रिपाठी जी खाना ले लीजिए, जैसे इनसे बोलती है। तो ऐसे गुण उसके अंदर कल्पनाएं विकसित होने लगेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में भाषा का प्रयोग परिपक्व हो जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, भाषा का प्रयोग परिपक्व होने लगता है इस उम्र से। ठीक है, तो परिपक्व हो जाता है, अच्छी खासी भाषाएं बोलने लगता है वो 2 से 7 वर्ष में, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संप्रत्यय का मतलब तो जानते होंगे, कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वे वस्तुओं को समूहों में विभाजित कर उनके नाम देना प्रारंभ कर देता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में अविलोमिता के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से कि क्या होता है अविलोमिता।
आगे आप मिलेगा, हम जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। का गुण पलट कर सोचने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। अविलोम मतलब इसी प्रकार का है जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल बताया था कि आपका घर और मामा का घर, मतलब पलट के सोचने की शक्ति का अभाव पाया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप में समझ नहीं पाते हैं, या संरक्षण का नियम का ज्ञान का अभाव होता है। संरक्षण का नियम समझ लीजिए, इस अवस्था में संरक्षण का नियम नहीं होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि भाई जैसे मैंने कहा कि किसी चीज का आकार क्या है, परिमाण क्या है, दिशा क्या है, इसका बोलता है संरक्षण। अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो ये हो जाता है संरक्षण का नियम। उसको परिमाण, दिशा, वजन, ये सब चीजों का ज्ञान हो तो इसको बोलते हैं संरक्षण का नियम। इस उम्र में उसे परिमाण, दिशा और इस चीजों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि इस उम्र में संरक्षण का नियम उसके अंदर नहीं पाया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ध्यान रखना, संरक्षण का नियम विकसित नहीं होता है। वह कौन सी अवस्था है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का नियम विकसित नहीं होता है। आगे बात करते हैं, खोज की अवस्था भी बोला गया है इसको, तो याद रखना है, इसको खोज की अवस्था भी बोलेंगे। आगे चलते हैं, आगे डिटेल्स पर चर्चा करते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट अवस्था है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैंने बनाया हुआ है और डिटेल से इसको चर्चा करते हैं। स्थूल या ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब उसके सामने जो मूर्त रूप से चीजें आएंगी उसके बारे में चिंतन करने लगेगा बालक यहाँ पर, ठीक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष तक चलेगी, ठीक है। सेकंड लास्ट स्टेज है, इसके बाद लास्ट स्टेज है, ठीक है। संरक्षण का सिद्धांत, यहां पर 3 सिद्धांत चालू होंगे, संबंध का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत और संरक्षण का सिद्धांत। अगर आपने ये तीनों सीख लिए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संरक्षण का सिद्धांत, किसी वस्तु की मात्रा, उसके आकार में परिवर्तन करने पर या उसके हिस्सों में, टुकड़ों में विभक्त कर देने पर कोई फर्क ना पड़े। मतलब ये कि बच्चे को, जैसे मैंने कहा कि इस संरक्षण के सिद्धांत में मैंने इस गिलास में मैंने तुलना करवाई थी पिछली वाली स्टेज में, मैंने थोड़ा एक बड़ा गिलास लिया, एक छोटा गिलास लिया और मैंने इसमें दोनों में बराबर इस पानी भर दिए, तो पिछली अवस्था में नहीं बता पाता कि कौन से गिलास में पानी ज्यादा है, क्योंकि ये गिलास बड़ा है साइज में, ये गिलास साइज में छोटा है, तो और दोनों की एक ही स्टेज तक भरे हुए हैं, दोनों समान मात्रा में भरे हुए हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है ये बड़ा साइज का है, इसका परिमाण तो इसमें परिमाण ज्यादा है तो इसमें पानी भी ज्यादा होगा। तो पिछली वाली अवस्था जो मैंने बताई थी उसमें कहा था कि संरक्षण का नियम नहीं होगा, तो वो वहां पर ये चीज नहीं बता सकता था। लेकिन यहां पर इसे कैसे भी इस गिलास का पानी इसमें डाल दो या इसका इसमें डाल दो, चाहे जितना बड़ा गिलास कर लो, वो बता देगा कि लगभग दोनों में गिलास में पानी किस में ज्यादा है किस में कम है। लेकिन पिछली वाली जो अब मैंने अवस्था बताई उसमें 7 वर्ष से पहले वाली जो अवस्था है उसमें ये चीजें संरक्षण के नियम के अंतर्गत आती हैं, जो नहीं बता पाएगा। इसमें इस वाली अवस्था में मैंने स्पष्ट लिख दिया कि संरक्षण का सिद्धांत उसके अंदर आ जाता है। आप कोई भी चीज पलट के उसके पूछ लीजिए कि भाई ये आयत है, इसकी भुजा 10 है तो ये कितनी होगी, बता देगा ये भी 10 होगी लगभग। जब वो जानता होगा तो ये जरूर से चीजें बता देगा, ठीक है। और इसमें क्या करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है कि ये किस वर्ग के हैं, ये किस वर्ग के हैं, ये आयत के वर्ग के हैं, त्रिभुज के वर्ग के हैं, तो ये सारी चीजें उसके वर्गीकरण और संबंध निकालना शुरू कर देता है कि इस गिलास और इस गिलास के बीच में संबंध क्या है, ये छोटा गिलास है और ये बड़ा गिलास है, इसलिए इसकी मात्रा अगर नीचे भी होगी तब भी इसमें पानी बराबर ही होगा। अगर इसकी मात्रा में दोनों बराबर कर देंगे, मतलब एक साइज बराबर भर देंगे इसकी, एक मतलब यहाँ जहां तक ये भरा है यहाँ तक इसको भी भर देंगे, तो वो बता देगा ये बड़ा गिलास है इसलिए पानी इसमें ज्यादा होगा। समझ गए ना बात को। अब इसमें क्या होता है, इसमें विलोमीयता होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी में जो अभी मैंने बोला विलोमीयता आपको बाद में बता रहा हूं कि रिवर्स में भी आप पूछोगे कि जैसे स्कूल से आपका घर, मामा के घर से आपका घर इतनी दूर है तो घर से आपका दूर कितनी दूर होगा, तो ऐसी चीजें वो बताने लगेगा, इसको बोलते हैं विलोमीयता। मतलब कि आप पलट के भी पूछोगे उससे, जो भी पूछोगे वो आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये होता है विलोमीयता। तार्किकता का यानी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, तार्किकता की गुणिता भी आ जाती है, वो लॉजिक भी लगाने लगता है कि ये बड़ा गिलास है छोटा गिलास है। इसलिए इसमें 3 सिद्धांत काम करेंगे। सेकंड लास्ट स्टेज यानी कि 7 से 11 में आपके 3 सिद्धांत काम करेंगे। एक संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण के सिद्धांत को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि भाई उसके आकार, परिवर्तन और के हिस्सों में उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसका परिमाण क्या है, इसका आकार क्या है, इसकी दिशा क्या है, इन सब चीजों के बारे में वो अच्छी तरीके से जानने लगे, उसे ही कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत, जो कि पिछली अवस्था में नहीं होता है। पुनः रिवाइज कर रहा हूं, पिछली अवस्था में नहीं होता है और मूर्त या ठोस या स्थूल अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। इसी में आपका एक शब्द पूछेगा विलोमीयता या पलट वाली का गुण भी विकसित हो जाता है। पिछली में आपको पूछेगा अपलट वाली, उसमें पलट के जवाब देने की शक्ति नहीं थी कि मामा के घर से
इस घर कितना दूर होगा, घर से मामा का घर कितने दूर होगा। ये उसके पिछली वाली अवस्था में ये गुण नहीं था, लेकिन इस वाली अवस्था में ये गुण आ जाएगा। अविलोमिता पिछली वाली की गुण होगा, विलोमिता इस वाली का गुण होगा, इस वाली अवस्था का गुण होगा। समझ गए ना बात को अच्छी तरीके से। तो संबंध का सिद्धांत समझ गए होंगे, वर्गीकरण का सिद्धांत भी समझ गए होंगे, क्लासिफिकेशन क्या है और संबंध क्या है, रिलेशन कैसे क्या क्या है इसके और इसके बीच में। क्लियर। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या पूछी जा सकती है आपसे। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु, इसी से भाई साहब संज्ञानात्मक विकास की तेजी से उभार आता है, तो इसका मुख्य परिवर्तन बिंदु माना गया है इसे। इस अवस्था में बालक बड़ों के निकट आता है, क्यों कैसे इत्यादि तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। पूछता है ये क्यों है बड़ा, ये छोटा क्यों है, ये आयत क्यों है, ये वर्ग क्यों है, ऐसी क्रियाएं करने लगता है, मतलब उसको जानने की इच्छा हो जाती है, यानी जिज्ञासु बालक बन जाता है। यहाँ पर जिज्ञासु जानना चाहता है वो, ठीक है। अब क्यों कैसे, चिंतन केवल, देखिए चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है। उसके सामने हाथी आएगा तो भैया पूछेगा अब हाथी के बारे में 15-20 क्वेश्चन, हाथी नहीं था तब नहीं पूछेगा। क्लियर। हाथी के पूछेगा कि पापा ये इतना बड़ा है और ये इसकी ताकत भी अपार है, तो ये हमला क्यों नहीं करता इंसानों पे, तो पूछेगा क्यों नहीं करता, तो वो कहेगा उसको अपने आकार, उसके सामने जो चीज होती है वो कई गुना आकार की बड़ी दिखाई देती है उसे, तो भाई करेगा क्यों दिखाई देती है, आंखें छोटी छोटी हैं उसकी, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो बोलेगा क्यों छोटी छोटी है, ऐसी उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहता है, तो इसको बोलते हैं कि चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित होता है। समान और असमानता की तुलना, देखिए ध्यान से देखिएगा, समानता और असमानता की तुलना करना, उचित और अनुचित का भेद उसके अंदर आ जाता है। समान और असमान की तुलना, उचित और अनुचित का भेद भी जानने लगता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। देखिए उत्क्रमणशीलता, मैंने पिछली अवस्था में बताया था अनुत्क्रमणशीलता, इस अवस्था में बताया उत्क्रमणशीलता, इस अवस्था में बताया उत्क्रमण। ध्यान से सुनिएगा, जे आपका जो उत्क्रमणशीलता है यह है पलट वाली, पलट के आंसर देना, इसको बोलते हैं पलट वाली। उत्क्रमणशीलता को पलट वाली बोलेंगे, अनुत्क्रमणशीलता को अपलट वाली बोलेंगे, अपलट वाली। मतलब पलट के जवाब यहां नहीं दे पा रहा था उसी को अनुत्क्रमणशीलता बोलेंगे, जहां पर पलट के जवाब दे उसको उत्क्रमणशीलता बोलेंगे। इसी को विलोमिता बोलेंगे, पलट वाली को ही क्या बोलेंगे, विलोमिता बोलेंगे, विलोमिता, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है विलोमिता, इसको बोलेंगे अविलोमिता, अनुत्क्रमणता। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और ध्यान रखिएगा कि अनुत्क्रमणशीलता को अपलट वाली बोलते हैं, जो पिछली स्टेज का गुण है, इसका पलट वाली है, इसको उत्क्रमणशीलता बोलते हैं, इसका पलट वाली है, अविलोमिता है। इसमें अविलोमिता शब्द काम करेगा, रिवर्स में कोई जवाब नहीं दे पाएगा, इस उम्र में रिवर्स में जवाब दे पाएगा। क्लियर बातें हो गई। अब देखिए इस अवस्था में चिंतन किमबद्धता की कमी रहती है, चिंतन तो करता है बालक लेकिन क्रमबद्ध चिंतन नहीं करता, ये याद रखना है आपको, क्रमबद्ध चिंतन नहीं करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि लेने लगते हैं, मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि आयत वर्ग की रुचि लेने लगते हैं वो, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और, ध्यान से इस पॉइंट को याद रखना कि इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिक अधिक हो जाते हैं और यथार्थवादी। इस अवस्था में बच्चों में विलोमिता और संरक्षण के नियम का ज्ञान होता है। मैंने अभी बार बार बोला कि विलोमिता क्या है, संरक्षण क्या है, और आप नोट कर लीजिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है। अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं, मूर्त या औपचारिक अवस्था, 11 से ऊपर वाली। अब इसमें क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लिए। अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाएगी, कल्पनात्मक चिंतन करेगा, परिकल्पना कर करके उसकी चिंतन करेगा। बौद्धिक चिंतन और तार्किक चिंतन इसी की अवस्था की विशेषताएं हैं। समस्या समाधान का गुण या निगमन तर्क, निगमन तर्क और आगमन तर्क समझ लीजिए। निगमन तर्क इससे पहले वाली अवस्था में नहीं था, आगमन तर्क जरूर होंगे पिछली अवस्था में, निगमन तर्क नहीं है। नियम से उदाहरण की ओर जाना अभी इस अवस्था का गुण है, ध्यान से लगना, नियम से उदाहरण किस अवस्था का गुण है, इसी वाली स्टेज का गुण है, और पिछली स्टेज का उदाहरण से नियम की ओर। वहां पर चिंतन तो करता है लेकिन उदाहरण से नियम की ओर करता है, यानी कि कौन सा चिंतन करता है, आगमनात्मक चिंतन करता है, आगमनात्मक चिंतन करता है। यहां पर कौन सा चिंतन कर रहा है, यहां पर निगमनात्मक चिंतन कर रहा है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, पिछली जो मूर्त अवस्था बताई थी उसमें आगमनात्मक चिंतन होगा, इसमें निगमनात्मक चिंतन होगा, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता रहती है, पिछली वाली जो मूर्त अवस्था थी उसमें चिंतन में क्रमबद्धता नहीं थी, इसमें क्रमबद्धता रहेगी, ठीक है। अमूर्त तत्वों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता, जो उसके सामने उपस्थित भी नहीं होंगी जो चीजें, उसके बारे में भी वो जानना चाहेगा, उसे बोलेंगे अमूर्त चिंतन की योग्यता। क्लियर। प्रतीकात्मक शब्दों और रूपकों, उपनामों आदि का बोध हो जाता है। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं जैसे कि इधर जाना है, ये पुलिया है, ये रेलवे क्रॉसिंग है, ऐसे प्रतीक कहीं पर भी लगा दो, इनके बारे में भी जानने लगता है कि भाई ये कुएं का चित्र है, यहाँ कुआं है,
तो भाई वो सब कुछ जानने लगता है कि स्कूल का चित्र कैसा होता है, स्कूल के बाहर बोर्ड कैसा लगा होता है, ये बच्चे बने रहते हैं कि यहाँ स्कूल है, कृपया धीरे चलें। ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों और रूपकों के बारे में वो क्या करने लगता है, वो उपनामों आदि का बोध हो जाता है। तो ये आपको इतनी सी विशेषताएं बस याद रखनी है, ये किसकी थी, अमूर्त चिंतन की विशेषताएं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब एक प्याजी ने एक INRC समूह बताया है। ये INRC समूह क्या है, ध्यान से देखिए। आई का मतलब आइडेंटिफाई, पहचान करना। उसके सामने छोटी अवस्था में वो पहचान करना सीखेगा पहले कि सांप है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, इनके बारे में पहचान करना। एक है निगेशन, निगेशन मतलब निषेध। जो जैसे उसने कहा एक बिल्ली देखी उसने, चलिए एक बिल्ली देखी, उसके भी 4 पैर थे बिल्ली के, और उसने देखा कि हाथी के भी 4 पैर हैं। तो अब उसने देखा था कि 4 पैर वाली तो बिल्ली होती है। अब उसके कुछ समय बाद उसके पास हाथी आया, तो उसके अंदर से समझ गया कि भाई हाथी अलग चीज है और बिल्ली अलग चीज है। तो इसने क्या हटा दिया अपने दिमाग से, ये निषेध कर दिया कि हर कोई 4 पैर वाला हाथी नहीं हो सकता या बिल्ली नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्या, निगेशन करना, निषेध करना, हटाना चीजों को। एन का मतलब है निगेशन। आर का मतलब क्या होगा, रिसाइक्रोपल मतलब पारस्परिकता। अब जोड़ेगा इनके बीच में जो संबंध थे, इन संबंधों को जोड़ना सीखेगा वो कि क्या आखिर संबंध थे, ये हाथी क्यों है, ये बिल्ली कुत्ता क्यों है। ठीक है, सहसंबंध का पारस्परिकता का पता लगाएगा कि इन दोनों के बीच में पारस्परिकता क्या है। 4 पैर इसके भी हैं, 4 पैर इसके भी हैं, इसकी 2 आंखें, इसकी भी 2 आंखें, पूंछ इसकी भी है, इसकी एक पारस्परिकता है, लेकिन अलग अलग है दोनों चीजें। तो ये था पारस्परिकता। ठीक है, इसके बाद आपको कोरिलेशन, सहसंबंध का पता लगाएं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। इस प्रकार से दोनों के बीच में अंतर भी डिवाइड करेगा। ये बोला जाता है क्या, ये बोला है पियाजी ने INRC समूह। तो याद रखना, आई का मतलब भी पूछेगा, एन का मतलब भी पूछेगा, आर का मतलब भी पूछेगा और सी का मतलब भी पूछेगा। चलिए कुछ यहां पर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पियाजी का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, पियाजी कहते हैं कि जैसे जैसे उनमें जैविक परिपक्वता आती है यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, दिमाग में उसकी में मैच्योरिटी आती है, वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। किसका मानना है, याद रखना, ये पियाजी का मानना है। यहां से सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेगा कि किसने बोला है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है, जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो याद रखना मेरे बच्चों, ये पियाजी का कथन। अगली बात करते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। किसने बोला है, पियाजी का ही कथन है कि उन्होंने कहा सक्रिय, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय ज्ञान निर्माता है, ज्ञान को निर्मित करते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये भी पियाजी का मानना था कि इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं वो। ठीक है, संसार के बारे में। एक और पियाजी ने क्या कहा, पियाजी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क और मनोविज्ञान के मध्य का सेतु कहा है। जो इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा है, दिया है, उन्होंने इसको तर्क और मनोविज्ञान के बीच का सेतु यानी पुल कहा है। तो याद रखना इसको, ये आपको पॉइंट बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको परीक्षा में परेशान करते हैं। आज एक एक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जीववाद। जीववाद क्या है, एनिज्म में बोलते हैं इसे जीववाद। निर्जीव वस्तुओं को बालक सजीव समझते हैं। मैंने पहले ही बोला था जीववाद शब्द आए तो आप याद रखना कि जीववाद जो था वो छोटी अवस्था का गुण था। इसमें बच्चे क्या करता है कि हर चीज को जिंदा महसूस करता है। उसे सूरज देखेगा उसे लगेगा ये जिंदा है, चांद देखेगा उसे चांद लगता है जिंदा है, हर चीज, पहाड़ भी उसे लगता है पहाड़ में जिंदा होगा। तो हर बालक हर निर्जीव वस्तु को भी क्या समझता है, सजीव का समझता है। इसे बोलते हैं जीववाद। इसे बोला है जीन पियाजी ने जीववाद। क्लियर। अनुकूलन के बारे में समझ लीजिए, अनुकूलन क्या होता है। यहां से आपके क्वेश्चन हमेशा गलत हो रहे हैं, सीटेट वालों के भी गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप आत्मसातकरण और समायोजन में अंतर ही नहीं जानते। तो अनुकूलन क्या है, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना अनुकूलन है। जैसा वातावरण है उसमें खुद को ढालना अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में 2 चरण होते हैं, एक तो होता है आत्मसातकरण और एक होता है समायोजन। अब आत्मसातकरण क्या है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना। देखिए एक दिन बच्चे ने घोड़ा देखा जो सफेद कलर का था, हिनहिना रहा था। कैसा कर रहा था, हिनहिन कर रहा था। अब इसने एक घोड़ा देखा कि हिनहिनाता है घोड़ा, 4 पैर होते हैं और 2 आंखें होती हैं, सफेद है, इस आकार का है। इसने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाया था पहले, लेकिन आज उसे अलग कलर का घोड़ा दिखा,
यानी कि घोड़ा क्या देखा, काला देखा, ये भी हिनहिना रहा था। तो इसमें पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ा है। क्या जोड़ा है कि सफेद कलर के ही नहीं बल्कि काले कलर के भी घोड़े होते। तो इसने आत्मसात कर लिया कि घोड़े भी 2 कलर या उससे अधिक कलर के हो सकते हैं। ये था आत्मसात, ठीक है, कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ दिया। जो उसने पूर्व ज्ञान देखा था घोड़ा जो होता है वो हिनहिनाता है, और अब फिर उसने नवीन ज्ञान पे क्या प्राप्त किया कि घोड़ा जो है वो काले कलर का भी हो सकता है। तो ये पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़कर उसने एक आत्मसात कर लिया कि घोड़ा कई कलर के हो सकते हैं। अब समायोजन का मतलब क्या होता है, कि समायोजन क्या है इसको भी समझ लीजिए। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या संशोधन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अब उसने एक और चीज दिखी, घोड़े के आकार की गधा था जो, ये भाई उसी प्रकार का था, उसी रंग ढंग का था, उसी प्रकार की इसकी चाल ढाल थी, थोड़ी बहुत कम बड़ थी लेकिन बच्चा इतना नहीं समझ पाता, वैसे ही सेम आकार था उसका। अब उसने कहा भैया एक और चीज थी लेकिन इस साइज में छोटा लग रहा है थोड़ा सा। अब वो पास में गया, उसको एक मुक्का मारा कि भाई बोल कुछ, हिनना तो मैं, ताकि क्लियर कर लूं कि आप भी घोड़ा ही हो, तो मैं और संशोधन कर लूं इसमें। लेकिन ये बोला ढेंचू ढेंचू। अब इसको दिमाग खराब हुआ, इसने पूछा कि भाई यार एक से एक जैसी चीजें भी घोड़ा नहीं हो सकती हैं, मतलब इस संसार में ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो एक जैसी दिख सकती हैं लेकिन वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इसने अपने पूर्व ज्ञान में जो यहां पर उसने घोड़े के लिए हासिल किया था इसमें संशोधन किया, और इसने समझा कि भाई हर चीज घोड़ा नहीं हो सकती है, सेम आकार भी होगा उसका तब भी घोड़ा नहीं होगा। ये गधा है। उसे किसी से पूछा कि ये क्या है, बोला बेटा ये गधा है, गधा ढेंचू ढेंचू बोलता है, वो ये हिनहिनाता है। तो इसे बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं समायोजन, कि पूर्व ज्ञान में संशोधन करना समायोजन है, और पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसात है। तो अनुकूलन, इन दोनों चीजों से मिलकर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अनुकूलन बनेगा, कि आप वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। अब क्लियर हो गई होंगी, जीव बात क्लियर हो गया होगा, अनुकूलन क्लियर हो गया होगा। आत्मकेंद्रिता क्या है इसको जानते हैं। इसको बोलते हैं आत्मकेंद्रिता को सिर्फ खुद को सही मानना, खुद के विचार सही मानना आत्मकेंद्रिता है, ठीक है। ये आपको हमने एक अवस्था का गुण भी बताया है, ठीक है। साम्य धारण या संतुलन क्या है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए, कि बिल्कुल उसी वैसे ही है जैसे आपने अभी अनुकूलन पढ़ा था। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। जो मैंने पिछली वाली स्टेज बताई कि जब आपको आत्मसातकरण लिखा मैंने एक तरह समायोजन लिखा। अनुकूलन की 2 स्टेज बताए थे, एक बताया था मैंने आत्मसातकरण, आत्मसात, और एक बताया था मैंने अनुकूलन, दोनों बताए थे अभी। तो इस आत्मसात और अनुकूलन को मिला के मैंने बोला था जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, समायोजन बनेगा। क्या बनेगा, एडजस्टमेंट बनेगा, समायोजन, समायोजन। और ध्यान से सुनिएगा, ये समायोजन बन गया। अब भाई ये नया शब्द आ गया, संतुलन। संतुलन क्या है, कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है उसमें बीच में, दोनों के बीच में, ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना। जैसे गधे और घोड़े के बीच में उसने संतुलन बनाया था कि भाई हर चीज घोड़ा नहीं हो सकता, सेम तरीका जरूर है उसका, सेम दिखता जरूर है, सेम चलता जरूर है, लेकिन ये ढेंचू ढेंचू बोलता है। तो ये संतुलन बनाया था उसने अपने दिमाग में, जो इसको बोलते हैं साम्य धारण। क्या बोलते हैं, साम्य धारण, याद रखिएगा साम्य धारण। स्कीम्स और स्कीमा दोनों में अंतर है। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स है अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक रचना। भाई जो आपको अनुभव मिले जैसे गधे का और घोड़े का, और जो आपने व्यवहार किया, इस अनुभव व्यवहार से जो आपको ज्ञान हुआ उसको संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। दिमाग में एक संरचना बनेगी, उसको संगठित करने की, ध्यान रखना संगठित करना क्या है, स्कीम्स है। बल्कि स्कीमा क्या है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। मतलब दिमाग में जो पहले से चीजें स्टोर होती हैं कि भाई हम बारात गए थे और बारात 100 किलोमीटर गई थी, वहां पर किसी ने खाना नहीं दिया था। अब उसने दिमाग में ये स्टोर कर लिया। अब जैसे ही उसके दूसरी बारात आई तो अब वो बारात को टालने की कोशिश करेगा, भैया पिछली बार बारात में गए थे तो वहां पर हमें खाना नहीं मिला था, तो इस बार हम बारात में नहीं जाएंगे। मतलब क्या करता है, अपने ही दिमाग में एक धारणा बनाता है, पहले से जो चीजें स्टोर होती हैं उसको बोलते हैं स्कीमा। दूसरे शब्दों में भी स्कीमा को समझ लीजिए, मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया। मानसिक संरचना जो आप बनाए हुए, मतलब मेंटल फ्रेमवर्क जो आपने पहले से बना लिया, उसकी व्यवहारगत समानांतर, इसी के समानांतर आप क्रिया करेंगे, व्यवहार करेंगे, जो आप पहले से ढांचा बनाए हुए हो। प्रक्रिया को जीव विज्ञान में स्कीमा कहते हैं। तो जीव विज्ञान में क्या कहते हैं, इसको स्कीमा ऐसे कहते हैं, ठीक है। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। जैसे आपने उद्दीपक क्या था, बारात जाना, तो आपकी विश्वसनीय क्रिया क्या थी कि आप पहले से स्टोर बना चुके हो कि 100-200 किलोमीटर जाते हैं तो टाइम से पहुंच नहीं पाते और खाना भी अच्छा खासा नहीं मिलता। तो ये क्या मिला, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहेंगे। क्लियर।
एक और शब्द बता देते हैं, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन। जो आपके दिमाग में है, जो आपने वातावरण से संपूर्ण ज्ञान लिया है, उसी को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा आप अच्छे से समझ गए होंगे। संगठित करना, किसी व्यवहार को या अनुभव को संगठित करके ज्ञानात्मक संरचना बनाना स्कीम्स है, और बल्कि संपूर्ण ज्ञान जो आपके दिमाग में पहले से स्टोर है वो स्कीमा है, उसी के अनुसार आप धारणा बनाते हैं तो वो स्कीमा है। ठीक है, संरक्षण का सिद्धांत क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, वस्तुओं के आकार, भार और प्रकार का ज्ञान होना संरक्षण है। चलिए आगे देखते हैं, अचल सोट या पलट वाली। देखिए पलट वाली, अपलट वाली मैंने बता दिया, और पलट वाली। यदि प्रश्न किया जाए, यदि बच्चे से प्रश्न किया जाए कि आपके घर से स्कूल 1 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर कितना होगा, मैंने पूछा था, उससे पूछा कि स्कूल से घर कितना होगा। अभी उसको बताया था घर से स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर है, अब उससे पलट के पूछा कि स्कूल से घर कितना होगा, नहीं बता पाएगा। इसको बोलते हैं अपलट वाली। अनुत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता, या फिर अविलोमिता, अविलोमिता, इसी को बोलते हैं अचल सोच। चल सोच नहीं है, कैसी सोच है, अचल सोच। चल सोच, पलट सोच, जवाब दे सकता है, चाहे ऐसे पूछ लो चाहे ऐसे पूछ लो, आप जवाब दे सकता है, इसी को बोलते हैं पलट सोच, चल सोच। विलोमिता, इसी को विलोमिता बोलेंगे, विलोमिता रिवर्स में बता पाएगा, इसी को विलोमिता बोलेंगे। और इसी को बोलेंगे उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता। क्लियर, तो ये आप याद रखना, बार बार बता रहा हूं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। परिकल्पित, परिकल्पित निगमनात्मक सोच क्या है। देखो कल्पना लगाना या निगमनात्मक सोच क्या है, अगर उससे पूछेगा ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो सी बराबर क्या होगा, तो उसने दिमाग लगा लेगा कि जब ए बराबर बी था और बी बराबर सी है, मतलब बी के बराबर सी है, तो सी के बराबर ए भी होगा, तो उसने आंसर लगा दिया कि सी बराबर है। तो इसको बोलते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। क्रियात्मक बुद्धि क्या है, दुनिया कैसे बदलती है या भविष्य के बारे में सोच, भविष्य के बारे में सोचना, ये कैसी बोलती है, क्रियात्मक बुद्धि। ध्यान रखना, ये यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्रियात्मक बुद्धि क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि क्रियात्मक बुद्धि क्या है, दुनिया कैसे बदलती है, भविष्य के बारे में सोचना क्रियात्मक बुद्धि है। सांकेतिक बुद्धि क्या है, बुद्धि का स्थिर पहलू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा सांकेतिक बुद्धि क्या है, बुद्धि का वह पहलू जो स्थिर है, जो क्या है, स्थिर है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे सांकेतिक बुद्धि। क्लियर, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं उन पे भी डिस्कस कर रहे हैं। जब मैंने बोला है कि जीन प्याजे से कुछ नहीं बचना चाहिए, आपको परिपक्व हो जाना चाहिए, तो अब रिवर्स करके बार बार देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। देखिए ध्यान से देखना, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग। लर्निंग के लिए आवश्यक क्या है, जीन प्याजे पूछते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन प्याजे कहते हैं कि जितना ही ज्यादा सक्रिय रहेगा वो पर्यावरण में, उतनी ज्यादा उसमें क्या होगा, अधिगम होगा, सीख होगी उसके अंदर, और या फिर कहते हैं लर्निंग होगी, नई नई चीजें सीखेगा। जीन प्याजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, समायोजन। ये बता चुके हैं हम आपको। जीन प्याजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं को संशोधन करना समावेशन है, ये भी आपको बता चुके हैं अभी पिछली, अभी थोड़ा पहले। ठीक है, जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रति से तात्पर्य क्या है, संरक्षण क्या है, इन्होंने ये सीधा सीधा पूछा कि संरक्षण क्या है। तो चाहे बाहरी क्रियाएं बदल जाएं, लेकिन कुछ भौतिक गुणधर्म नहीं बदलती। मैंने कहा वजन नहीं बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी, परिमाण चीज का नहीं बदलेगा, परिमाण चीज का नहीं बदलेगा। तो यहां पर आप क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि संरक्षण के सिद्धांत से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि चाहे बाहरी क्रियाएं चाहे जितनी बदल दो आप, लेकिन भौतिक गुणधर्म जो वस्तु के हैं वो नहीं बदलेंगे। जैसे मैंने कहा ग्रेविटी, ग्रेविटी का गुण है चुंबक की तरह चिपकना, तो क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक भिन्नता है। वाइगोत्स्की और भाषा और चिंतन के बारे में दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। देखिए पियाजे कहते हैं कि दुनिया में पहले विचार आए, पहले पियाजे कहते हैं कि पहले क्या आए, विचार। ध्यान से सुनिएगा। और वाइगोत्स्की कहते हैं, ये वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि पहले भाषा आई। दोनों के बारे में यही क्या है, दोनों में डिफरेंस है। पियाजे बोलते हैं पहले विचार आए फिर भाषा आई, फिर भाषा ने जन्म लिया। और वाइगोत्स्की बोलते हैं जब तक भाई साहब भाषा नहीं होगी आप कैसे बताएंगे कि आपके अंदर कौन से विचार है। तो पियाजे बोलते हैं जब तक आपके अंदर विचार नहीं होंगे तो भाषा में क्या बोलोगे आप। वही है सेम कहानी कि पहले मुर्गी आया अंडा, दोनों के बीच में यही लड़ाई चल रही है कि पहले मुर्गी आया अंडा। तो भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण कैसे हैं, भिन्नता है। तो याद रखना दोनों के बीच में भिन्न क्या है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है, बच्चों का चिंतन और वयस्कों का चिंतन, इनमें डिफरेंस। बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा, मात्रा बराबर होती है
वयस्कों और बच्चों में प्रकार अलग अलग होते हैं भाषा के। स्टैंडर्ड बच्चों में अलग अलग होता है, चिंतन का स्टैंडर्ड और भाषा का स्टैंडर्ड अलग अलग होगा, लेकिन मात्रा सेम रहेगी। तो याद रखना, मात्रा नहीं बदलती है और क्या बदलेगा, प्रकार बदलेगा, टाइप बदलेंगे, अलग अलग चिंतन के सोचने के तरीके बदलेंगे, टाइप बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, सामाजिक अनुभव कभी प्रभावित नहीं करता है। इंपोर्टेंट है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता क्या है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। मैंने बोला था कि लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है पुराने ज्ञान के आधार पर। मम्मी छिप गई थी ना, अभी मैंने बताया था, और मम्मी को ढूंढ रहा था वो, तो ये वहीं का पॉइंट है, ऐसे पूछा जाता है। चलिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका होती है, भौतिक विश्व के साथ उनके अनुभव प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना है, भौतिक विश्व के साथ उनके अनुभव प्रभावित करते हैं। सीधा सीधा पॉइंट बोल दिया मैंने, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है। पियाजे ने इसे किस शब्द का प्रयोग किया, स्कीमा, अवधारणाएं। स्कीमा को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अवधारणाएं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो संरचनाएं चिंतन में प्रखंड है, मतलब जमी हुई है, हमने उसकी सोच बिल्कुल बना ली है, पहले से हमारी अवधारणाएं बनी, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। जब वो अनुकूल होगा उस वातावरण के प्रति तभी तो सीखेगा। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होती है, कथन जीन पियाजे का है। तो इसको याद रखना है, ज्ञानात्मक विकास जो है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित नहीं होता है, खोज पर आधारित होता है। एक कथन किसका है, जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को वर्णित करते हैं अनुबंध के रूप में। देखो मैंने कहा संरचना, मेंटल फ्रेमवर्क। तो जब भी ऐसा पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनाएं जो मनुष्य बनाता है, अवधारणाएं जो बनाता है, संज्ञानात्मक संरचनाएं बनाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुबंध के रूप में। एक अनुबंध बन जाता है, जिसे हम यहाँ प्रखंड भी बोल सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर निर्माण प्रखंड भी बोला था, इसी को स्कीमा भी बोलते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है विचार, सोच और में केंद्रीकरण। मैंने कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो विचार और सोच में, उसके में विचार जो होते हैं, सोच, उसमें केंद्रिता आ जाती है, केंद्रीकरण आ जाता है सोच और विचार में। तो इतना याद रखना आप। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के पहले कौशलों में से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए मूर्त में संरक्षण का सिद्धांत काम कर रहा था, संरक्षण का, वही देखो घुमा के प्रश्न पूछा गया, संरक्षण का सिद्धांत कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक क्या है, सुरक्षित रखने की योग्यता, जिसे ही क्या बोलते हैं, संरक्षण का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत। तो मूर्त का ही था ये। पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल में बच्चे को विशेषित करता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अभी मैंने बताया था, अनुत्क्रमणीयता किसका है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था का है, और उत्क्रमणीयता किसका है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था का है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, देखिए गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। गुणात्मक रूप से होगी, मात्रात्मक रूप से नहीं होगी। मैंने बोला मात्रा की बजाय प्रकार में भिन्न होती है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के यहां से बार बार पूछ रहा है, तो याद रखना। पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण। जो उसने पहली वाली अवस्था बताई थी उसमें कहता है अनुकरण करने लगेगा बच्चा, थोड़ा बहुत स्मृति करने लगेगा, चीजों को सीखने की कोशिश करेगा, और मानसिक प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, प्रतीकात्मक विचार विकास। एक सीमा की बात पूछ रहा है पूर्व की, तो प्रतीकों का विचार एक सीमा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बौद्धिक विकास की आयु से संबंधित बताया, बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने बताया, जीन पियाजे ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने बताया, ये जीन पियाजे ने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, रिवर्स करके इसको बार बार देखिएगा। अगर कोई पॉइंट है जो आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा उसको कि सर ये नहीं आ रहा है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। और जो चैनल पे अभी नए हों तो कृपा करके हमारा एग्जाम नोट्स जो करके चैनल है, एग्जाम नोट्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप हमें थोड़ा सा प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। दूसरी चीज़, जो भी इसकी PDF चाहते हैं ऐप पर जुड़ें, PDF चाहते हैं तो ऐप पर जुड़ना होगा। उसके लिए आपको 9752870685 पर संपर्क करना होगा। इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप 9752870685 पर। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के वीडियो का रिव्यू या फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलते हैं, जय हिंद साथियों। इसके बाद कोहलबर्ग
वाइगोत्स्की और ब्रूनर के सिद्धांत भी कुछ इसी तरीके से लेकर आने वाला हूं। तो जय हिंद, जय भारत।